हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB की तैयारी करेंगे। यानी DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले हम NCERT यानी कि DSSB पॉलिटिकल साइंस PGT पॉलिटिकल साइंस में देख रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम देख रहे हैं NCERT। और NCERT में 2 चैप्टर आपको करवाए हैं मैंने अभी तक 11th के, और उसी में से मैंने आपको कितने ही क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं जो आपके कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, आज का चैप्टर है वो है चुनाव और प्रतिनिधित्व। यानी कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हुआ है। और इसका मतलब ये है कि आप हमारे जो जैसे चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया किस तरह की है। और चुनाव की प्रक्रिया सबको पता है कि भारत में लोकतांत्रिक राज्य है, मतलब लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक प्रथाओं को उसको चलाते हैं। और लोकतांत्रिक प्रथाओं का जब चलन है तो कहीं ना कहीं चुनाव किस तरह से हो रहा है, जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के द्वारा। ठीक है, ये माना जाता है। ठीक है, अब जब चुनाव जनता के द्वारा हो रहा है तो जनता के द्वारा कौन चुन के जा रहा है? हमारे PM, ठीक है, CM। ठीक है, अब आपसे कोई पूछने लगे, ये दोनों कंडीशन आपको पता है, पर हम किस एग्ज़ाम को दे रहे हैं? PGT को। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ये कहाँ बैठे हैं? लोकसभा में। ठीक है, अब राज्यसभा वाले कैसे चुने जाते हैं जी, ये क्वेश्चन आ जाए, या किस किस तरह से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इसमें जिक्र करा गया है चैप्टर में, और कहीं ना कहीं हमें पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर के यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी जो आप टफेस्ट एग्ज़ाम, चाहे कोई भी टफेस्ट एग्ज़ाम हो, अगर आपके लिए टफ एग्ज़ाम है, यानी कि मान लीजिए आप हर एग्ज़ाम को टफ मानते हैं तो वो बात अलग है। ठीक है, अगर आपके लिए ये एग्ज़ाम टफ है या किसी के लिए UPSC का एग्ज़ाम टफ है, चाहे मान लीजिए किसी के कलर का एग्ज़ाम टफ है, अगर कलर का एग्ज़ाम भी टफ मान आप इस तरह मान के चलते हैं, सब एग्ज़ाम को टफ मान के चलते हैं, या फिर आप जिस पेपर को दे रहे हो टफ मान के चलते हो, तो पहले ये नियम ज़रूर देख लो कि छोड़ने का नियम। अगर छोड़ने का नियम आपको आ गया तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या अचीव कर लिया। क्योंकि छोड़ने के नियम में ये होता है, जैसे आप एक तरह से एक रास्ते पर जा रहे हो, यानी कि आपको जाना है इस रास्ते पर, यानी कि A से B। और B में क्या है? आपको B क्या है? रेस्टोरेंट है, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिल रही हैं, या फिर आपको जो खाने जाना है वो मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए डोसा मिल रहा है। ठीक है, आपने कहा कि मैं इस रेस्टोरेंट का डोसा खाऊंगा। ठीक है, कीमत है इसकी 100 रुपये। अब यहाँ से A से चले आप, उस दूरी पर XYZ डोसे वाला मिल गया, वो दे रहा है आपको 50 रुपये का डोसा। ठीक है, आपकी नज़र पड़ी, आपने इग्नोर किया, ठीक है, उसे छोड़ दिया। यहाँ पर गए, आगे मिला यानी कि उससे भी 40 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पर गए, उस थोड़ा सा आगे 60 रुपये का मिल रहा है विद चीज़। यानी इस तरह कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। पर जब आप छोड़ते चले गए तो आप क्या कहे, एक बेहतर जगह गए, वहाँ पर आराम से बैठा, आप बैठकर अच्छी वाइब के साथ, यानी कि वाइब का है, वाइब के साथ नहीं कहा मैंने, वाइब के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हो? डोसा एंजॉय कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री में आपको चीज़ें मिली, सुकून से आप बैठे हो। और आपने आते दफ़े देखा, यानी कि आते समय यहाँ पर देखा कि यहाँ पर, या फिर अगले दिन देखा कि यहाँ के डोसे में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा, या फिर या जिसने खाया थोड़ा सा क्या है, परेशानी है, या परेशानी नहीं, इनका सांभर हल्का है, या इस तरह की कहीं ना कहीं चीज़ों का देखने को मिला। यहाँ पर क्या है तो आपने जो ये एक फोकस रखा और चीज़ों को छोड़ते चले गए, तो आपको क्या मिला? आखिरी में वो चीज़ मिल गई। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं। ये चैप्टर में क्या गया? चुनाव और लोकतंत्र। देखो, सबसे पहली बात आती है चुनाव में, हमारे यहाँ किस तरह का चुनाव होता है? लोकतंत्र, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है।
तो लोकतंत्र के अनुसार हमारे यहाँ लोगों का तंत्र है। तो लोग क्या करते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं। क्या डालते हैं? VOTE, वोट डालते हैं। ठीक है, आप सभी ने कभी ना कभी वोट डाली होगी। तो वोट डालने का जो प्रोसेस है उस सबसे पहले क्या होता है, आप क्या करते हो, आपका एक पहचान पत्र बनता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास। जब आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड क्या है, आप एक फॉर्म भरते हो और वोटर आइडेंटिटी कार्ड आपका घर पे आ जाता है। आजकल तो बहुत इजी हो गया प्रोसेस। तो उसके बाद क्या होता है, जब आपके चुनाव होंगे, अब जैसे कि एक जोक है, अ, जेठालाल एपिसोड में किसी ने देखा होगा कि क्या कहता है, भिड़े कहता है कि मैं एक देश का नागरिक हूँ, मैं तो साहब हर साल वोट देता हूँ। बोले, वो ये कहता है, फिर जेठालाल कहता है कि कहीं ना कहीं देखो, होते 5 साल में वोट है, पर ये हर साल वोट डालने जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। वोट हमारे यहाँ यानी कि जब वोट डलते हैं तो वो 5 साल बाद क्या होते हैं, चुनाव की वजह से डलते हैं। यानी कि भले ही हमारे यहाँ साल दर साल कोई ना कोई से चुनाव चलते रहे, या जैसे मान लीजिए आज CM का हो गया, कुछ टाइम बाद PM का हो गया, कुछ टाइम बाद क्या हो गया, एक तरह से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हो गए, इस तरह के भी चुनाव होते रहते। तो कहीं ना कहीं चुनाव के जो अलग अलग जैसे आपके यहाँ प्रधान का चुनाव हो गया, तो ये भी आपको चुनाव के बारे में पता होने चाहिए। पर जो जितने भी शासन करने वाले कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या किस तरह चुनाव होता है, वो द्वारा चुनाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि लोग उसे चुन के लाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आ गई समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहानी दी गई है, हमें कहानी से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें ये प्रश्न कहीं ना कहीं जो ये दिए गए हैं, ये आपको भी पता होने चाहिए। अब जब प्रश्न की बात आती है, तो प्रश्न से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, यानी कि जब आप और मैं पैदा नहीं हुए या उससे पहले से मान के चलिए, ऐसा होता था कि वोट जो होते थे वो बैलेट पेपर पर डलते थे। यानी कि बैलेट पेपर पर डलते थे। बैलेट पेपर क्या होता था, जैसे कि ये एक पेपर है, जैसे आपका मान लीजिए मान लीजिए A4 साइज़ का पेपर है। उसमें क्या होता था, नाम लिखे होते थे, नाम उम्मीदवार का और उसका चिन्ह। तो एक मान लीजिए जैसे स्टाम्प होती है, स्टाम्प दी जाती थी, और जो कैंडिडेट होता था, यानी कि कैंडिडेट को क्या करा जाता था, उस पर वो स्टाम्प मार देता था या फिर उसे चुनता था। तो इस तरह का क्या था, बैलेट पेपर का कॉन्सेप्ट था, यानी कि बैलेट पेपर कॉन्सेप्ट माना जाता था। तो कहीं ना कहीं वो पर्ची वाला कॉन्सेप्ट मान के चलिए कि पहले इस तरह कॉन्सेप्ट था। तो उसमें क्या दिक्कत थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी, उसे लूट लिया जाता था, जला दिया जाता था, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं चुनाव क्या हो गया था, एक तरह से दबंगों के द्वारा निर्मित होने लगे थे कहीं ना कहीं। तो ये फिर उसके बाद, और उसमें क्या था, बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया थी। फिर खर्चीली के बाद तो बैलेट पेपर वाली कहानी आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई होगी। अब जो आया कॉन्सेप्ट, वो आया था वोटिंग मशीन का, जिसमें आपने और हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुनाव में उसमें मत दिया है। उसमें क्या होता है, हम वही, यानी कि यहाँ पर वही पर्चा लगा होता है, हम उस बटन के आगे यानी कि उस बटन, जिस उम्मीदवार को चुनते हैं उसके आगे एक बटन रहता है, उसे हम दबाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारा जो वोट होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस में या फिर कहीं ना कहीं मशीन में स्टोर हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया से चलता है कहीं ना कहीं वोटिंग सिस्टम। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख, यानी कि कौन चुनाव करवाता है। तो ये सब चीज़ें आती है। अब आपको एक चीज़ पता होगी, वोट डालने के लिए, यानी कि वोट के लिए 18 वर्ष होने चाहिए।
ना एक भी वर्ष कम, ना एक भी वर्ष ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो हो जाएगा चल जाएगा, पर एक भी वर्ष कम नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष जिस दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप क्या, तो ये 18 वर्ष। अब 18 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं 21 वाला था। पहले आपको पता होगा 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, पर घटाकर ये क्या करा गया 18 वर्ष। और आज के टाइम पर क्या है, 21 वर्ष किसके लिए करा गया है, 21 वर्ष आपके विवाह के लिए कर दिया गया है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आज के समय में यानी कि 2024 में मेल एंड फीमेल के लिए 21 वर्ष की आयु तय कर दी गई है। वोट डालने के लिए 18 वर्ष, और कहीं ना कहीं किसके लिए, चुनाव के लिए 18 वर्ष, और वो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए 21 वर्ष। अब कौन मत देने के योग्य है, यानी कि योग्य कौन है, जो 18 वर्ष होगा, ठीक है। कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति, यानी कि जनता से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवाले पागल नहीं होना चाहिए। इस तरह की कहीं ना कहीं आपको शर्तें पता होनी चाहिए, यानी कि एक तो उसके उस पर कोई इस तरह का, यानी कि क्रिमिनल जो है केस नहीं चल रहा हो, एक तरह से वो कहीं ना कहीं पागल ना हो। फिर दूसरा क्या, फिर उसके बाद क्या कंडीशन है, वो भारत का नागरिक हो, और जिस चुनाव को लड़ रहा है उसके अनुसार उसकी आयु पूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके चुनाव में 25 है, फिर एक में 35 है, एक में 30 है। तो इस तरह की एज आपको जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग चुनाव के क्राइटेरिया को अलग अलग पूरा करता है। पर मेनली शर्त क्या है, भारत का नागरिक पागल नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं। चुनाव की कौन चुनाव की देख रेख करेगा। अब चुनाव की देख रेख कौन करता है, आप पीजीटी सेलेक्ट हुए, क्या हुए, पीजीटी सेलेक्ट हुए, आपकी ड्यूटी, यानी कि आपने देखा होगा कि ड्यूटी जो लगती है किसमें, चुनाव में टीचरों की लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि टीचर को कहीं ना कहीं एक तरह से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, वो ऑब्वियस ही बात है। और जो कहीं ना कहीं वो मैनेजिंग कैपेबिलिटी उनमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कहीं ना कहीं टीचर में, और कहीं ना कहीं स्कूलों में ही वोट डालनी होती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए रखा जाता है, यानी कि उनकी देख रेख में कराया जाता है। जैसे उस देख रेख में कौन कौन होता है, एक तो होता है यानी कि जो जिला स्तर, यानी कि जिला स्तर में जो कोई ना कहीं, जैसे एचडीएम हो गया वो होगा, एक डीएम होगा, एक जो क्या है चुनाव का, यानी चुनाव अध्यक्ष होगा वो होगा, और एक जैसे कि मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, क्या होगा, ये ए है, ठीक है। तो एक स्कूल, दो स्कूल, तीन स्कूल, चार स्कूल, जिसे हम क्या कहेंगे, चुनाव स्थल, यानी कि यहाँ चुनाव वोटिंग बूथ कह देते हैं, वोटिंग बूथ कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक स्कूल में एक जो होगा मेंबर, उसको हेड बना दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो उसका चाहे कोई भी हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे क्या नाम है टीजीटी कोई टीचर हो, कोई भी हो, उसको बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसकी देख रेख में चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। फिर आता है मतदाता अपने प्रतिनिधित्व को कैसे चुनता है, वोट डालकर। किससे चुनता है, वोट डालकर। मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधित्व का चुनाव कैसे होगा। मतगणना कैसे होती है, वोट की मशीन से, और चुनाव का प्रतिनिधित्व उसको गिनने से होता है कि इतने आदमी ने वोट डाली थी और इतने आदमी ने इस आदमी को चुना है, तो इससे होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में चुनाव की व्यवस्था, यानी चुनाव की व्यवस्था आपको मैंने बता दिया, पहले क्या थी, बैलेट पेपर था, और कहीं ना कहीं उसके बाद ये हो गया वोटिंग मशीन की कहानी बताई गई है।
एक मिनट मैं साइलेंट कर लूँ फ़ोन। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बताई गई है। जो सब यानी कि ये आपको क्या है इसमें आपने कक्षा यानी कि अपनी कक्षा में चुनाव का ये कहीं ना कहीं एक तरह की एक्टिविटी करवाई गई हो। जैसे कि बहुत से स्कूलों में आज भी क्या करा जाता है, मॉनिटरों का चुनाव कराए जाते हैं। जैसे कि मॉनिटर का चुनाव कैसे करा जाता है कि अच्छा जी, या ये दो कैंडिडेट है, पहले कैंडिडेट को कौन कौन चुनेगा, 50 बच्चे हैं, 50 में से किसी ने 30 बच्चों ने चुन लिया। दूसरे को कौन कौन चुनेगा, 20 उन्होंने चुन लिया। और जो 30 को चुने यानी 30 वाला क्या हो गया, मॉनिटर बन गया। इस तरह भी चुनाव होते हैं, इस तरह भी आपने देखा होगा चुनाव होते हैं। तो ये क्या है, वो भी चुनाव की श्रेणी में आएगा। जो बहुमत से जीतेगा उसे क्या कहते हैं, चुनाव। चलिए, ये एक सारी कहानी हमें एक तरह से जो हमारे स्टूडेंट है, यानी कि जो हम जब पीजीटी लेवल में पार कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे, तो हमें ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को भी पढ़ानी है। अभी नहीं, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उस तरह से नहीं पढ़ानी, हमें उन्हें अलग तरह से पढ़ानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण ये सारे के सारे इस चैप्टर एनसीईआरटी की बस एक ही खासियत है कि जब आप टीचर बन जाओगे तो उदाहरण बहुत है, और उदाहरण देके इसमें क्या इतनी सारी कहानी बता देंगे, इतनी सारी कहानी बता देंगे कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ समझाने की जरूरत ही नहीं, बस इन कहानियों को बता दो बच्चों को, और वो कहानी आप कहीं ना कहीं बच्चा पूरा चैप्टर समझ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो आपके हमारे हमारे देश के यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं उसके प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। अब प्रतिनिधित्व को उनको कैसे चुना जाता है, क्या वो भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं? नहीं, ये इसका आंसर होगा नहीं। यानी कि उसे कौन चुनता है, हमारे द्वारा चुने गए, कहीं ना कहीं एक तरह से इनडायरेक्टली क्या करते हैं, चुनावों में चुने गए व्यक्ति चुनते हैं। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट एक तरह से पीजीटी में भी, पीजीटी वालों नेट में भी एक दो बार पूछा गया है। ये वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव में जो चुने जाने वाली प्रणाली है, यानी कि वो किस तरह से होती है, चलिए देखते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत के राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है। इसमें एक क्या है, संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। प्रति एक राज्य को राज्यसभा में सीट का क्या है, निश्चित कोटा प्राप्त होता है, जो राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा इन सीटों के द्वारा चुना गया होता है। इस राज्य के विधानसभा के यानी कि विधायक की मत यानी कि मतदान जो दिए होते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला दिया गया है। मतदाता चुनाव में क्या है, खुद सभी यानी कि, तो ये कहीं ना कहीं कोटा इस तरह की जो फैसिलिटी थी कि एक वो दे दिया। हाँ, अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव के में दिलचस्पी है तो राष्ट्रपति के चुनाव में ज़रूर दिलचस्पी लीजिए। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव ऐसा है, जैसे कि 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं। ठीक है, 4 कैंडिडेट खड़े हुए। ठीक है, अब 4 कैंडिडेट में जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने इसे पहला चुना, इसे दूसरा चुना, तीसरा, चौथा। दूसरे ने क्या चुना, इसे पहला चुना, इसे दूसरा चुना, और इसे तीसरा चुना, और इसे चौथा चुना। ठीक है, अगले वाले ने क्या चुना, इसे पहला चुना, इसे दूसरा चुना, इसे तीसरा चुना, इसे चौथा चुना। फिर दोबारा क्या हुआ, इसने इसे पहला चुना, इसे क्या है तीसरा चुना, इसे दूसरा चुना। तो ये कहीं ना कहीं जो पहले ज़्यादा होंगे वो चुना जाएगा। अब मान लीजिए इसके वोट पूरे पूरे परसेंटेज पहले वाले आदमी के वोट पर कहीं ना कहीं हो नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें कैरी फॉरवर्ड का प्रावधान भी है।
तो वो आपको कहीं ना कहीं इतनी डिटेल से समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे टॉपिक में आने का नहीं है, सीधी सीधी बात ये। ठीक है, ये भी इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत यानी कि चुनाव प्रक्रिया में, यानी कि कभी कभार वैसे भी चुनाव का क्वेश्चन एक दो बार ही देखने के लिए मिला है कि वही कि चुनाव किसके द्वारा होते हैं, यानी चुनाव प्रक्रिया में, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और क्या बोलते हैं सही, राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा होते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं। तो ये बस इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और इस चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कोई इसमें चैप्टर में दिख रहा हो तो मेरे ख्याल से वैसे कुछ होगा नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि सीरियल वाइज सब चैप्टर चलने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता भी होना चाहिए चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं चैप्टर का ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो लोकसभा में कितने निर्वाचित सीट है, ये कहीं ना कहीं ये भी आपको एक तरह से आजकल के जीके क्वेश्चनों में चला गया है, कहीं ना कहीं हमारे पीजीटी लेवल में आता नहीं है। जैसे कि मान के चलिए लोकसभा की 543 निर्वाचित सीट में से 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ये जो क्या है कोट है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये वैसे आजकल ये मान के चलिए जीके के लेवल में चला गया, तो इसलिए आपको इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपके पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कोई काम की चीज़ है क्या। इक्कीस वर्ष वाली कहानी आपको मैंने बताई दी। इसमें देखते हैं बोल्ड में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 234(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन और अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होता है, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाता है। और निर्वाचन आयोग के ऊपर क्वेश्चन आता है, यानी कि भारत के संविधान के 344 में निर्वाचन के लिए मत सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देते हैं। संविधान में यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बातों पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है वो 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बता दिया था ऊपर, जो 18 वर्ष वाला है, वो भी कभी कभार यानी कि एक तरह से हंसी मजाक में पूछ लिया तो पूछ ले, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे नोट कर लो, ये है आपके पूरे चैप्टर का निचोड़। ठीक है, ये पूछा जाएगा निर्वाचन क्वेश्चन वाला, निर्वाचन में यानी कि आर्टिकल ये पूछ लेगा निम्नलिखित आर्टिकल किससे संबंधित है, बस काम खत्म, और आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं विशेष बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत आपको पता होना चाहिए। विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत का अर्थ है उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्य को 2/3 बहुमत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी हम उस पे चल रहे थे कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, इसे मिल गए 30 वोट, इसे मिले 10 वोट, इसे मिले क्या है 45 वोट, और इसे मिले कितने हो गए 15 वोट। ठीक है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया हो गया। अब इसे क्या चाहिए भाई, इसे चाहिए यानी कि 51 पे क्या है ये अपनी सरकार बना सकता है, तो या तो ये इससे ले ले या इससे सहमति ले ले, तो यानी कि ये दोनों भी कहीं ना कहीं सरकार बना सकते हैं।
अब इनका ये कहना है जी हमें इस कहानी में देनी हम 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर मिलके सरकार बना देंगे, तो ये भी हो सकता है। अब इन तीनों ने ये फैसला किया कि जी हम तीनों सरकार बनाएंगे, पर कहीं ना कहीं हम अलग अलग हम उस चीज़ का बेनिफिट भी लेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं वो एक तरह से बहस छिड़ गई और कहीं ना कहीं सरकार एक टाइम पर लैप्स हो गई, वो भी चीज़ें आती हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक विशेष प्रावधान वो भी आपको आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यानी कि सदस्य की कुल संख्या का साधारण बहुमत, यानी कि क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे अभी हम विशेष बहुमत क्या करा कि अच्छा जी इतने बच्चे किससे सहमति दे रहे हो इसे, ये आपको मैंने अभी मॉनिटर वाली कहानी और वही कहानी शायद इसमें भी लिख रही हो। हाँ शायद से विशेष बहुमत वाली वही कहानी लिख रही है, तो विशेष बहुमत उसे ही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चुनाव की ये कहानी है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या आप जानते हैं चुनाव साधारण छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उससे छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यहीं तक था इम्पोर्टेंट, यानी कि इस चैप्टर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन को छोड़ के एक विशेष बहुमत, एक हमारा आर्टिकल 324 और तीसरा हमारा क्या है हो जाता है हमारे जो 18 वर्ष और इतने वर्ष की कहानी है और ये वाला कॉन्सेप्ट। 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से निकलते हैं, एक ये, दूसरा कौन सा है टिक कर लीजिए से, दूसरा ये और तीसरा हमारा ये। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम यहाँ तक तीसरे चैप्टर तक आ गए हैं, तीसरे चैप्टर तक आपने कितने क्वेश्चन ऐसे देख लिए जो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एनसीईआरटी यानी कि आपने बिल्कुल बच्चों वाली चीज़, आपके लिए तो बच्चों वाली चीज़ है। अब बच्चों वाली चीज़ से ही आपको देख लीजिए यानी कि टीजीटी के पीजीटी लेवल के पेपर में कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटी का बहुत महत्व है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ ही टाइम में आपके जो मैं अभी प्रीवियस ईयर के पेपर इकट्ठे कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर इकट्ठे और उसके आंसर के इकट्ठे करके कोई सा पेपर उठा के उसके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपसे क्या करवाऊँगा, उसके प्रैक्टिस करवाऊँगा, जिससे क्या हो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो जाए। प्रीवियस ईयर के जो DSSB के प्रीवियस ईयर वो भी करवाऊँगा, जिससे क्या हो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए। और प्रैक्टिस हो गई तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी कम वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं उनमें से एक ही वैकेंसी चाहिए हमें और एक वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।